डायरी विधा के अंतर्गत हमारा तीसरा अंश है सही साहित्य, जो लिखा गया है 8 अगस्त 1998 को। लेखक कहते हैं सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाईं या सिर्फ दाईं आँख से नहीं। अगर हमें किसी साहित्य की परख करनी है वास्तविक रूप में, क्या वह सबके लिए हितकारी है, कल्याणकारी है, क्या वह सचमुच अच्छा साहित्य है, यह अगर हमें जांचना है, परखना है, तो उसके लिए हमें अपनी दोनों आंखें खुली रखनी होगी। हमें अपना मन और मस्तिष्क दोनों खुला रखकर उस साहित्य को पढ़ना होगा, समझना होगा। केवल ऊपरी निगाह डालकर यह समझ लेना कि नहीं यह साहित्य अच्छा है, पूरा है, यह किसी भी साहित्य के प्रति न्याय नहीं होगा। अगर हमें साहित्य को प्रमाणित करना है, उसका मापदंड तोलना है, तो निश्चित रूप से हमें यह देखना होगा, अपनी दोनों आंखें खुली रखकर मन और बुद्धि दोनों से काम लेना होगा कि वास्तविक रूप में यह साहित्य सही और संपूर्ण हो। बच्चों, हम बढ़ते हैं हमारे चौथे डायरी अंश की ओर, जिसका शीर्षक है जाने खुद को। जाने खुद को इस शीर्षक के अंतर्गत लेखक ने हमें आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित किया है, जो लिखा गया है 12 नवंबर 1998 को। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। तो लेखक ने प्रस्तुत अंश के माध्यम से आत्म परीक्षण करने के लिए कहा है, आत्मचिंतन करने के लिए कहा है। आत्मचिंतन करना अर्थात खुद के बारे में लगातार सोचते रहना और एक निश्चित नतीजे पर पहुंचना। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें और यह कोशिश करें कि हम जब आत्मचिंतन कर रहे हो उस वक्त कोई अन्य या सभी कहीं पर भी हमारे इस आत्मचिंतन के बीच में न आए। दूसरे अन्य अर्थात आत्मचिंतन हम कहा करते हैं अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, और जब हम मन और मस्तिष्क से खुद के बारे में सोच रहे हो, आत्मचिंतन कर रहे हो, तो उस आत्मचिंतन के समय हम केवल और केवल किसके बारे में सोचें? अपने बारे में सोचें। जब हम अपने बारे में सोचेंगे तब ही वह आत्मचिंतन कहलाएगा। और इस आत्मचिंतन के दौरान हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बिल्कुल भी न सोचें, न ही किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में और न ही अन्य लोगों के बारे में हम सोचें। इस आत्मचिंतन में हमें केवल और केवल खुद का परीक्षण करना है। इससे दो फायदे होंगे। ऐसा करने से, आत्मचिंतन करने से क्या होगा? दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या हैं। पहला फायदा क्या होगा कि हम इस आत्मचिंतन से अपने आप को जान सकेंगे, अपनी खुद की परख कर सकेंगे, खुद को समझ सकेंगे कि हम खुद क्या है, हम स्वयं क्या है, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम रखते हैं। हर किसी में यह चाह होती है कि हाँ, मतलब अपने बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन खुद के बारे में कभी अपनी खुद की असलियत तक पहुंचने का प्रयास हम नहीं करते, खुद की वास्तविकता को जानने की कोशिश हम नहीं करते। लेकिन वही दूसरों के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। तो जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दंभ रखते हैं, दंभ अर्थात मिथ्या अभिमान, मिथ्या झूठा अभिमान, अकड़ या गुरूर कि मुझे दूसरों के बारे में सब कुछ जानना है, लेकिन क्या कभी हमने अपने बारे में जानने की कोशिश की है? नहीं। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि सबसे पहले हम अपना आत्मचिंतन करें, खुद के बारे में जानें, और इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा हमें?
हम खुद को समझ सकेंगे। दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी। और दूसरा फायदा क्या होगा कि हम आए दिन जो दूसरों की दिनचर्या में हस्तक्षेप करते रहते, हस्तक्षेप करना अर्थात दखल देना, बीच में अपना बिना पूछे निर्णय सुनाना, फैसला देना, बेवजह अपनी बातें लोगों को, अपनी सलाह लोगों को बताना। तो पहला फायदा यह होगा कि इस आत्मचिंतन से हम खुद को जान सकेंगे, खुद को समझ सकेंगे। और दूसरा फायदा यह होगा कि हम बेवजह जो दूसरों के बखेड़ों में, दूसरों के मामलों में नाक डालते रहते हैं, नाक खुपसते रहते हैं, वह नहीं होगा। और इससे दूसरों की रक्षा भी होगी। जो हो सकता है कि हमारे इस प्रकार बेवजह दखल देने से क्या हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। और इस प्रकार हमारे दूसरों के मामले में बेवजह दखल देने से, हस्तक्षेप करने से वे लोग जो क्या करते हैं, प्रतिक्षण इस उलझन में रहते हैं कि क्या वह सही कर रहे हैं, क्या उनकी सोच सही दिशा में जा रही है, उनके द्वारा जो कार्य हो रहा है क्या वह बराबर है, उचित है। इस प्रकार से जब वह सोच रहे होते हैं, उस वक्त हम अपनी नाक खुपसकर क्या कर देते हैं, उनको परेशान कर देते हैं, उनके काम में टांग अड़ा देते हैं। और इस वजह से वह यह नहीं सोच पाते कि आखिर उनको करना क्या है, वह अपने कार्य में सक्रिय नहीं हो पाते, वहीं पर रुक जाते हैं। तो आत्मचिंतन करने से दो फायदे होंगे, एक तो हम खुद को समझ पाएंगे और दूसरों के कार्य में बेवजह दखल देना, हस्तक्षेप करना हम बंद कर देंगे। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जितना हम अपनी सोच समझ में रखते हैं। और हमारी आदत होती है, हर इंसान की आदत होती है कि वह खुद के बारे में और खुद के लिए हुए फैसलों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते कि नहीं, मैंने ये किया, मैंने ये सोचा, मतलब यह अच्छा ही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमने जो सोचा है वह उचित ही हो, वह हमारे और दूसरों के लिए योग्य ही हो। और इसीलिए जितना भरोसा, जितना विश्वास हमें अपनी सोच पर, अपनी समझ पर है, उतना ही भरोसा हमें किस पर होना चाहिए, दूसरों की सोच और समझ पर भी होना चाहिए। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। जिस प्रकार जितना विश्वास, जितना भरोसा हम अपनी सोच और समझ पर रखते हैं, उतना ही भरोसा हम सामने वाले इंसान की सोच और समझ पर भी रखें। वह जो विचार हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, प्रकट कर रहा है, उसे स्वीकार करने का भाव हमारे मन में होना चाहिए। और वह भी किस प्रकार से, सकारात्मक सोच से। दूसरा अन्य नहीं, अंत में है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। और सामने वाला मनुष्य कोई दूसरा नहीं है, कोई अन्य नहीं है, वह हमारा ही प्रतिरूप है। हम इंसान की रचना भगवान ने एक सरीखी की है, वही हाथ, वही पैर, दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, एक नाक, ये हाँ। और इसीलिए ईश्वर ने मनुष्य की रचना एक समान की है। और इसीलिए दूसरा मनुष्य जो हमारे सामने अपने विचार रख रहा है, वह कौन है, कैसा है, हमारा ही प्रतिरूप है, हमारा ही दूसरा नमूना है। और इसीलिए हमें उनके विचारों को, उनकी सोच को भी उतना ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि वे हमसे भिन्न नहीं है, हमसे अलग नहीं है, वे हमारा ही प्रतिरूप है। और इसीलिए हमें आत्मचिंतन के माध्यम से खुद की पहचान करनी है और दूसरों को भी उनकी पहचान कराने के लिए प्रयासरत रहना है। और यह हम कैसे कर सकते हैं?
दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करके और न ही किसी प्रकार का दखल देकर। तो यहाँ पर हमारा इस डायरी विधा का चौथा अंश, जिसका नाम है जाने खुद को, समाप्त होता है, जो लिखा गया था 12 नवंबर 1998 को।